हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट क्लास के कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिसे मैंने एक्सप्लेन किए थे। बस कंसेप्ट मैंने समझाया था कि क्या क्या चीजें होती है। आज की क्लास में अपन प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ आगे सेल्स टैक्स और वगैरह वगैरह जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अलग अलग टॉपिक्स भी आज अपन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 1। अ शॉपकीपर बॉट 2 वॉशिंग मशीन सेट्स एट ₹15,000 ईच। तो उसने क्या किया, उसने कुछ खरीदे हैं चीजें। क्या खरीदी है? तो 2 वॉशिंग मशीन खरीदे हैं। शॉपकीपर ने खरीदा है। क्यों? क्योंकि उसको बेचना है आगे जाके। तो देखो, जैसे ये खरीदे बेचने वाला सिस्टम चालू होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट 2 वॉशिंग मशीन सेट्स एट ₹15,000 ईच। तो हर एक वॉशिंग मशीन था 15,000 रुपए के लिए। He sold one at a profit of 15% and the other at a loss of 15%। तो क्या हुआ, जब वो बेचने गया तो उसको एक जब बेच रहा था तो उसको 15% का प्रॉफिट मिला कि उसने ज्यादा हाइक पे बेचा है, मतलब ज्यादा पैसे पे बेचा है। ठीक है। और दूसरा जो वॉशिंग मशीन है उसको एग्जैक्टली 15% लॉस पे बेचा है। ठीक है। तो यही बोला उसने, he sold one at a profit of 15% and the other at a loss of 15%। फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो दोनों 2 वॉशिंग मशीन खरीदे थे तो उसने दोनों बेचे हैं, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो देखो, 2 वॉशिंग मशीन है तो इसको 2 तरीके से ट्रीट करके चलना है यहाँ पे। ठीक है। एक यहाँ पे ट्रीट मत करना, इसको 2 वॉशिंग मशीन अलग अलग है तो उनको अलग अलग ही ट्रीट करके चलो। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। सपोज फर्स्ट वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो देखो, फर्स्ट वॉशिंग मशीन जो कि उसने प्रॉफिट पे बेचा है, वॉशिंग मशीन। तो देखो फर्स्ट वॉशिंग मशीन, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है वो था ₹15,000। ठीक है। 15,000 पे उसने खरीदा था शॉपकीपर ने। तो उसने क्या हुआ, इसको पहले वाले वॉशिंग मशीन को उसको मिला है प्रॉफिट परसेंट। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, याद होगा तो। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो वो होता है प्रॉफिट, मतलब बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये कंडीशन मैंने बताई भी थी कि बेचने वाली प्राइस ज्यादा रहेगी कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब उसको प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी का यूज करते हुए। तो 15% है। ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है वो है 15,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस वापिस से पता है 15,000 इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये हो गया एक इक्वेशन। अब देख सकते हो इस इक्वेशन में सेलिंग प्राइस अननोन है तो उसी को निकालते हैं। चलो, तो ये 2 0 हो गए, ये 2 0 हो गए, ये बन जाएगा 15 इंटू 150। ट्रांसपोज किया मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस 15,000। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तुम चाहिए तो अगर यहाँ पे क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तुम्हें सेलिंग प्राइस भी निकालने की जरूरत नहीं है, तुम चाहिए तो बस इसका प्रॉफिट कितना है वो निकाल सकते हो। मतलब ये पूरा तुम्हें इसकी जगह बस तुम अगर प्रॉफिट भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, या फिर ऐसे भी करोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और एक 0 है, तो सेलिंग प्राइस माइनस 15,000। तो तुम ये चीज देख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट ही होता है। तुम डायरेक्टली यहां से बोल सकते हो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये पूरा प्रॉफिट हो गया और कितना है, ₹2250। तो पहले वॉशिंग मशीन पे उसको ₹2250 का प्रॉफिट मिला है। तुम अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तुम चाहिए तो सेलिंग प्राइस पहले निकालो। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो 15,000 प्लस 2250 विच विल बी इक्वल टू रुपीज, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 17250। यानी उसने जब वॉशिंग मशीन को खरीदा था शॉपकीपर ने तो 15,000 रुपए पे खरीदा था, और उसने जब बेचा तो उसने 17,250 पे बेचा। इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ 2,250 का। तो ये तो हो गया पहली वाले की वॉशिंग मशीन की प्राइस। तुम चाहिए तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था, तुम बस प्रॉफिट निकालने की जरूरत है क्योंकि उसने पूछा है फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो पहले वॉशिंग मशीन पे उसको 2,250 का प्रॉफिट मिला है। तुम बस इसी फॉर्मूले में इसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते हुए बस इसको प्रॉफिट लिखोगे और प्रॉफिट की वैल्यू निकालोगे तो भी चलेगा। जैसे कि चलो मैं सेकंड एग्जांपल सेकंड वॉशिंग मशीन में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो सेकंड वॉशिंग मशीन पे वापस से कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे उसने लिया है वो वॉशिंग मशीन, तो वापस से 15,000 रुपीज है। ठीक है। लॉस है, लॉस परसेंट दिया है, तो लॉस परसेंट कितना दिया है, तो वो दिया है 15%।
और लॉस परसेंट विच मीन्स कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगी। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखना नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉस परसेंट कितना है, 15%। लॉस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹15,000 इंटू 100। तो देख सकते हो यहां पे वापस से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 150 इंटू 15 हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं 150 इंटू 15 इज इक्वल टू लॉस। देयरफॉर कितने रुपीस का लॉस हुआ उसे, तो लॉस ऑफ ₹2250। तो देख सकते हो उसको वॉशिंग मशीन जब ले रहा था, जब उसने पहला वॉशिंग मशीन बेचा तो उसको ₹2250 का प्रॉफिट हुआ, यानी उसको फायदा हुआ। लेकिन जब उसने दूसरा वॉशिंग मशीन जब बेचा तो उसको 2250 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ, तो देखो पहले पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस और दोनों में इक्वल हुआ है। तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस को कैसे निकालोगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो देखते हैं यहां पे क्या मिल रहा है उसे। तो देख सकते हो टोटल प्रॉफिट है तो प्लस में है, उसके प्लस में ₹2550 हुए हैं। लेकिन लॉस में गया उसके बाद, तो इसका लॉस मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब कम हो रहा है ना। तो लॉस मतलब कितना से लॉस हुआ, -2250। तो देख सकते हो ये प्रॉफिट का, ये लॉस का, तो टोटल उसे कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। मतलब उसका प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, इसका लॉस भी नहीं हुआ है। जितने मतलब उसका कुछ उसके पॉकेट में कुछ पैसा नहीं गया है। टोटल ओवरऑल नाइदर ही गेन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस बाय दिस टाइप ऑफ शॉपकीपर, मतलब जो भी है इसने जो भी धंधा किया है इससे उसको प्रॉफिट भी नहीं मिला है, लॉस भी नहीं मिला है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करना आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। तो देखो यहां पे क्या है कि उसने क्या किया, 80 आर्टिकल्स बाय किए हैं। टोटल आर्टिकल्स ऐसे लिख सकते हैं तुम लोग भी, टोटल आर्टिकल्स इज इक्वल टू 80 फॉर ₹2400। तो 80 आर्टिकल्स और उसने टोटल 80 आर्टिकल्स कितने रुपीस में लिए टोटल, या फिर ऐसे लिख दो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने बाय किया है, शॉपकीपर बाय कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस हुआ ₹2400। तो कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास ₹2400। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है वो टोटल 80 आर्टिकल्स का है, ठीक है। फॉर यहां पे लिख देता हूं बस जस्ट फॉर नॉलेज, फॉर 80 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसने 80 आर्टिकल्स का नहीं पूछा, उसने फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल पूछा है। तो देखो उसने बोला कि सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो ये पूरा उसने बेचा, जो भी इसने खरीदे हैं 2400 रुपए की चीजें, उसने सब कुछ बेचा कितने पे, तो प्रॉफिट परसेंट दिया है हमारे पास, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास 16%, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, देखो मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे फॉर्मुलेस बताए थे, वो इंटरचेंजेबल फॉर्मुलेस है, तो तुम लोग उसमें आपस में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तुम अगर ये वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ है, बाकी सारे फॉर्मुलेस इसी में से डिराइव हो जाते हैं, तो इतना भी फॉर्मूला काफी है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट, तो वो हमें दिया है 16%। प्रॉफिट चलो निकालते हैं, और कॉस्ट प्राइस दिया 2400 इंटू 100। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 जीरोस और 2 जीरो से कैंसिल हो रहे हैं, देयरफॉर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 24 इंप्लाइज 16 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 16, 16 4 64, 16 2 32, तो 384, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट विच इज इक्वल टू ₹384, ठीक है। तो ये इसको प्रॉफिट आया। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस कितने के लिए, फिर 80 आर्टिकल्स के लिए, देयरफॉर सेलिंग प्राइस फॉर 80 आर्टिकल्स ये पहले निकालेंगे, क्योंकि ये सब अभी 80 आर्टिकल्स की बात कर रही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो उसको प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस में तुम जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर दो, ठीक है। जितने का भी उसको फायदा हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, तो वो है 2400 प्लस सेलिंग प्राइस इज 384, सॉरी प्रॉफिट इज 384, hence therefore selling price for 80 articles is equal to ₹2784। तो इस तरीके से इसका सेलिंग प्राइस हो गया फॉर 80 आर्टिकल्स, लेकिन उसने पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। तो
यहां पे तुम चीजें पूरा अच्छे से लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस फॉर 80 आर्टिकल्स इज ₹2784। देयरफॉर अब सोचो 80 आर्टिकल्स के लिए इतना सेलिंग प्राइस है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस फॉर 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो ₹2784 में तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 80 से। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा 80 से? क्योंकि 80 आर्टिकल्स के लिए इतना है, तो एक आर्टिकल के लिए दिस डिवाइड बाय 80 रहेगा। तो बस निकालो यहां से कितना आ रहा है, तो देखते हैं चलो। 8 0 8 1 8 0 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 3 24, ठीक है। फिर 3 बचा, 8 4 32, देख लो एक बार, 8 3 24, 3 8 4 32, 6 पे कितना जा रहा है, 8 8 64। तो देख सकते हो एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल है, तो हमारे पास 348/10 आ रहा है। मतलब अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल आ जाएगा, यानी एक आर्टिकल को उसने कितने प्राइस पे बेचा है? तो उसने बेचा है ₹34.80। अब तुम ये एक और चीज निकाल सकते हो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कुछ चीज, यहां तक तुम्हारा आंसर वैसे तो हो गया। अगर तुम्हें देखना है तो देख भी सकते हो कि एक आर्टिकल पे कितना, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, उस मतलब एक आर्टिकल में उसने कितने पे खरीदा था। तो देखो 80 आर्टिकल उसने 2400 पे खरीदे थे, तो एक आर्टिकल मतलब डिवाइड बाई 80 करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसमें किया था। तो 1 0 गया, तो ये देख सकते हो 8 3 तो ₹30। मतलब उसने एक आर्टिकल ₹30 पे खरीदा था और उसने बेचा 34.80 मतलब ₹34.80 पे बेचा था। तो देख सकते हो हर आर्टिकल पे उसको ₹4.8 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग को समझ में आने चाहिए, ठीक है। लिख लो 2 एग्जांपल्स को, और भी 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करना स्टार्ट करता हूं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी 2 एग्जांपल्स लिखे और दोनों एग्जांपल्स बहुत तगड़े वाले हैं, एनसीईआरटी के टिपिकल एग्जांपल्स हैं। तो इसमें अगर कोई डिफिकल्टी जाती है तो पूछना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, ठीक है। तो 2 चीजें ली है, शॉपकीपर ने लिया ऑफकोर्स, द शॉपकीपर मेड अ लॉस, ठीक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया है, वीसीआर एक लिया है और एक टीवी लिया है, दोनों को अलग अलग टेबल में प्लॉट करके निकालने वाला हूं मैं। तो वो बॉट फॉर ₹8,000, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस ₹8,000 है और इसका भी कॉस्ट प्राइस ₹8,000 है, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया है क्वेश्चन में 8,000 ईच। तो शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%, तो लॉस परसेंट कितना है 4% वीसीआर पे, वाइल इसका प्रॉफिट परसेंट है 8% ऑन टीवी, ठीक है। तो अब निकालते हैं, देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं 4 लॉस जो भी निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 8,000 इंटू 100, तो 2 0 यहां से 2 0 गए, क्रॉस करोगे तो लॉस हो जाएगा ₹8 4 32 होता है, तो ₹320 का लॉस आया है इसको। देयरफॉर लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है लॉस में, तो ₹320। तो कॉस्ट प्राइस दिया हमारे पास ₹8,000, तो 8,000 माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 320। देयरफॉर सेलिंग प्राइस अगर निकालते हो तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 320 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8,000 माइनस 320, तो 0 8 कितना आ जाएगा 67680। चेक कर लो एक बार, 320 ऐड करने पे 10 8,000। तो इस तरीके से उसने जब बेचा वीसीआर को, जब उसने खरीदा था तो शॉपकीपर ने 8,000 रुपए में खरीदा था, और जब बेचा तो 7,680 में बेचा, तो जाहिर सी बात है उसको लॉस हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी सेम फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखते जाओ, प्रॉफिट परसेंट इज 8, प्रॉफिट निकालना है, एंड कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 8,000 इंटू 100, तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 8 जा होता है 64, देखो 640 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास आ गया, वाइल उसको 320 रुपीज का लॉस हुआ है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला है, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये तो पता ही होगा सब। तो सेलिंग प्राइस नहीं पता, वो निकालना है, कॉस्ट प्राइस पता है 8,000, तो इज इक्वल टू 640, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 640 विच इज 8640,
तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस ये वीसीआर का है और सेलिंग प्राइस ये टीवी का है। तो देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। तो होल ट्रांजैक्शन जैसे ही बोलता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कंबाइंड, सब कुछ कंबाइंड निकालना है। ये कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकालो, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कंबाइन करोगे तो 8000 प्लस 8000 विच इज इक्वल टू रुपीज 16,000, राइट। फिर उसके बाद कंबाइंड सेलिंग प्राइस, तो ये भी निकालो कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितना है, तो 7680 प्लस 8640 विच इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0, ये 2, 8 प्लस 4 12, 6 6 12 13 और ये कितना हो जाएगा 7 15 16, तो 16320। तो देख सकते हो 16,000 एंड 60,320। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो देयरफॉर कंबाइंड प्रॉफिट, ठीक है, दोनों मिला के जो कंबाइंड प्रॉफिट बन रहा है तो वो क्या आएगा, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी कंबाइंड सेलिंग प्राइस लिखा नहीं मैंने कंबाइंड, लेकिन समझ जाना। तो रुपीज कितना आएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो दिख रहा है डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं रुपीज 320। तो ये होगा कंबाइंड प्रॉफिट। देयरफॉर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तो तुम्हें प्रॉफिट परसेंट ही निकालना पड़ेगा, या फिर तुम गेन परसेंट भी बोल सकते हो। प्रॉफिट और गेन दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के। तो ये क्या होगा, प्रॉफिट जो भी है, या फिर गेन लिख दो, अभी गेन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी गेन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट भी लिख के लिखोगे तो भी आंसर्स तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 320 रुपीज का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना था टोटल, तो 16,000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस था इंटू 100। तो यहाँ पे 2 0 गए, यहाँ पे 1 0 गया, 16 1 जा, 16 2 जा। देयरफॉर ओवरऑल गेन परसेंट कितना आया, बस 2 ही बचा है, इसका मतलब 2 और परसेंट है तो परसेंट लिखना मत भूलना। तो ओवरऑल ये सब धंधा करने के बाद उसको 2% का फायदा हुआ है, ठीक है, बस 2%, इतना माइन्यूट मार्जिन रखते हैं, ठीक है। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि समझ में आएगा। देख के तुम्हें लग रहा होगा दोनों सेम ही चीज है, यहाँ पे 2 बफेलोज है, एक गेन परसेंट है, एक लॉस परसेंट है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज दी है एक्स्ट्रा, मतलब अलग क्या चीज दी है, यहाँ पे सोल्ड है तो यहाँ पे बॉट था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है देखो फर्स्ट बफेलो, 2 बफेलो को वापस से 2 टेबल में बना लेते हैं। फर्स्ट बफेलो, सेकेंड बफेलो, ठीक है। तो ये 2 बफेलोज है, दोनों बफेलोज का देखो क्या दिया, सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, रुपीज 20,000। तो वहां पे कॉस्ट प्राइस दिया था, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस से हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखो पहले बफेलो पे उसको गेन परसेंट मिला है कितना, या फिर प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हो, सेम चीज है 5%। और दूसरे पे उसको लॉस परसेंट मिला है कितना, तो उसको मिला है 10% लॉस, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला वापस से यूज करना तो कर ही सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे लेट, ऐसे कर दो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स, ठीक है, एंड लेट द इधर भी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो बी रुपीज वाई। तो ऐसे हमने मतलब 2 चीजों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मान लिए हैं, ये एक्स है ये वाई है, हमें पता नहीं कॉस्ट प्राइस क्या है दोनों का, तो इसलिए मैंने उसको अननोन मान लिया है। तो देखो गेन परसेंटेज क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो पता ही है, तो प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट भी लिखना है तो लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसके अंदर। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट तो कितना है 5% दिया है क्वेश्चन में। प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है। ये भूलना नहीं हर बार, ये कौन सा माइनस पहले, मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में। प्रॉफिट मतलब बेचा ज्यादा पे है तो सेलिंग प्राइस पहले आएगा, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस उसके बाद नीचे इंटू 100। अब जो भी चीजें फटाफट भर दो इधर। 5 सेलिंग प्राइस क्या है, देखो सेलिंग प्राइस 20,000 है, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, राइट। तो इस तरीके से बन जाएगा। तुम 100 को चाहिए तो इधर भेज सकते हो, तो 5 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 0.05, और ये बन जाएगा 2000 बाय एक्स माइनस 1। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो पूरा ब्रैकेट था 100 तो पहले इधर भेज दिया, तो 5 अपॉन 100 0.05 बन गया, और यहाँ पे मैंने सेपरेट किया है 2000 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो देखते जाओ, 1 को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस 0.05 विच इज इक्वल टू 1.05, 2000 बाय एक्स,
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इधर भेजो, 1.05 को उधर भेजो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000 अपॉन 1.05। ठीक है, तो तुम इसको कैलकुलेट करो तो कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी इसमें। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2000, सॉरी हाँ 2000 था क्या 20,000 था, 20,000 था ना, हाँ 20,000 अपॉन 1.05। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 105 इंटू 100। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ रही है तुम्हारी x की, तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकालना है, निकाल सकते हो। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4000 बन जाएगा ये। ठीक है, और क्या, तो 21 से पूरा डिवाइड करना तो कर सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख रहा हूं कितना आ रहा है। 21 2 जा 42, ठीक है, 42 नहीं 42 ज्यादा हो जाएगा। 21 1 जा 21, 19 बचा 190, तो 190 मतलब कितना हो जाएगा, 9 से जाना पड़ेगा, 10 से आएंगे तो वो हो जाएगा 9, तो 181। यहाँ पे तुम चाहिए तो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं यहीं पे रफ में, तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4000 को 21 से डिवाइड कर रहा हूं बस में, तो 21 1 जा 21, यहाँ पे 19 190, 21 9 जा तो 189, तो ये कितना बन जाएगा 10, और 0 जा, और भी आगे जाना जा सकते हो, एक और 100 लिया तो 190 पॉइंट कितना जा रहा है ये, कितना बन जाएगा 21 5 जा जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 21 4 जा जाना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 84, तो ये 6 देखते रहो एक बार, सही आ रहेगा 6 16, और एक और 0 आगे ले लेते हैं, तो 16 तो 160, तो 160 मतलब 7 से जाना चाहिए, और तो ये बन रहा है, इसको जब इससे डिवाइड करें तो 190.47, और जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, कुछ पॉइंट में और आएगा, तुम चाहिए तो ये निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो था फर्स्ट बफेलो का 19,047 पॉइंट समथिंग रुपीज, ये तुम निकालो एक बार अच्छे से। सिमिलरली अब ये एक बार निकालने के बाद तुम्हें वाई की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तुम यहाँ पे एक और चीज क्या कर सकते हो, तुमको मैंने फॉर्मुलेस बताया है, अगर तुम फॉर्मुलेस वो वाला कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो अगर यूज करना है तो इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ये कैलकुलेशन जो मेथड है उसमें तुम्हें उधर ट्रांसपोज ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम डायरेक्टली जो बेसिक फॉर्मूला है उससे भी तुम निकाल सकते हो। सिमिलर यहाँ पे भी चलो स्टार्ट करते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉस परसेंट 10% का है, लॉस कितना रहेगा अभी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज 20,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसको कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन इस पार्ट में y है, सेकेंड बफेलो का y है, इंटू 100 को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 0.1, और ये बन जाएगा 1 माइनस 20,000 बाय y। तो ये 20,000 बाय y को इधर भेज दो, थोड़ा कैलकुलेशन समझते चलो यहाँ पे, और ये बन जाएगा 1 माइनस ये 0.1 को इधर भेजेंगे तो 0.9 आ जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 20,000 अपॉन 0.9। ठीक है, तो तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 22 लाख, एक और 0 चाहिए ऐसे लिख दो, 20,000 इंटू 10 अपॉन 9। ठीक है, तो बस कैलकुलेट करो इंटू 10, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्चुअल में एक और 0 ऐड हो जाएगा, तो बस निकालो 9 2 जा 18 2 9 2 जा 18 2 जा 18 2 जा 18 2 जा 18 ऐसे जाते रहेगा। तो ये बन गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो कि है रुपीज 22,222.22 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तुम इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, इसका भी ये भी निकालना है एग्जैक्टली, मैं डेसिमल तक नहीं निकाला है, जगह कम है तो वो सब निकाल लेते हैं। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, तो चलो देखते हैं। तो उसका ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है तुम्हें, तो कैसे निकालोगे ओवरऑल गेन और लॉस, तो देखो सबसे पहले कंबाइंड सेलिंग प्राइस तुम चाहिए तो कंबाइंड, जैसे कि मैंने इसमें किया था कंबाइंड, वैसे इसमें करो। तो देखो कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो 40,000 आ रहा है, मतलब दोनों मिला के उसने 40,000 पे बेचे हैं। और कंबाइंड कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों को ऐड करो, देखते जाओ अभी, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कंबाइंड कॉस्ट प्राइस मिलेगा। मैं सीपी लिख रहा हूं, बस समझ लेना कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है वो। तो दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, जो भी पैसे में जो भी निकाल लेना, उसके पहले देखो कितना आ रहा है, तो 2 ये हो गया 9, वापिस से 2 6 2 9 9 और 2 11 2 3 4, तो रुपीज 41,000
269 पॉइंट कुछ पैसे रहेंगे, मैंने वो पैसे लिखे नहीं है, तुम लोग अगर कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो वो पैसे भी तुम्हारे पास एग्जैक्टली निकल आएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हमारे पास कंबाइंड कॉस्ट प्राइस जो है वो 41,269 रुपीज है, वाइल कंबाइंड सेलिंग प्राइस जो है, कंबाइंड सेलिंग प्राइस वो है ₹20,000 प्लस 20,000 विच इज ₹40,000। तो देख सकते हो कंबाइंड में जब निकालते हो तो कंबाइंड कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस से मोर, मतलब इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। उसने ज्यादा पे खरीदा था, ठीक है, और लेकिन कम पे बेचा, इसका मतलब उसका क्या हुआ, लॉस। देयरफॉर ओवरऑल लॉस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देयरफॉर यहां पे लिख देना ओवरऑल लॉस, फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, कुछ ऐसे कुछ आएगा, देखो 1269, इसको कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना, तो 1269 पॉइंट समथिंग कुछ रुपीस आएगा। तो ये है उसका ओवरऑल लॉस, मतलब ये पूरा उसका जो धंधा हुआ है वो पूरा घाटे में हुआ है, वो उसके पैसे, उसके जेब में से पैसे लगे हैं 1269, ठीक है। तो 1269 रुपीज उसके खुद के पैसे से लगे, मतलब उसका लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, इनको लिखो, इनको पहले समझो अच्छे से, लिखो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पे जगह कम थी इसलिए बहुत कुछ मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया है, तुम लोग अच्छे से साफ सुथरा लिखना। ये टिपिकल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी ये पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को भी, और भी आगे मैं कुछ अलग टाइप के अलग कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखो, लिखो पहले। चलो फिर आज का लास्ट कंसेप्ट एक देख लेते हैं, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो टैक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि गवर्नमेंट हम पे इम्प्लाई करती है सिटीजन्स पे, ताकि मतलब जो भी हम लोग कोई भी चीज लेते हैं तो उसका कुछ भरपाई हमें गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टैक्स, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चीज हम लोग ले रहे हैं सपोज दुकान में और उसका बिल बनता है प्रॉपर, ठीक है, जैसे कि अगर तुम सब्जी फल ये सब लेने जाओगे तो उसका कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगता, लेकिन जब तुम प्रॉपर कोई दुकान में बकायदा तुम अगर लेने जाते हो कोई चीज, ठीक है, और उसमें तुम्हें बिल बना के मिलता है कि इस तरीके से तुम्हारा बिल आया है, और उसमें नीचे अगर देखोगे कोई भी बिल में जाके तो एक परसेंटेज टैक्स, जीएसटी या फिर कोई अलग टाइप का टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स एक एडेड रहता है, ठीक है। तो वो एक कॉमन टैक्स है, सबको ही भरना पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी को भरना है किसी को नहीं भरना है, पूरे जो भी कोई भी चीजें कोई भी खरीदता है, कोई भी नॉर्मल सिटीजन, तो उसको भरना पड़ता है। तो ये टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो हम लोग के ही तरफ से, ताकि हमारा वो एक इनबिल्ट है चीज, ठीक है। तो इस सेल्स टैक्स में क्या है कि सेल्स टैक्स एक पर्टिकुलर, जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत लोगों को सुना भी होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, एक जीएसटी टैक्स है, वो एक फिक्स टैक्स किया गया सबके लिए कि 22% अराउंड कुछ भरना है, ठीक है। तो कोई भी अपना अगर बिल अमाउंट रहेगा तो उसका 22% ऑफ दैट बिल अमाउंट तुम्हें और एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सेम चीज है, जैसे अपन ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो इसी तरीके से है कि कोई अपन चीज का बिल अमाउंट बनता है, जैसे कि मान लो 100 रुपए बिल अमाउंट बना, ठीक है, और उससे 10% उस पर अगर टैक्स काट रहे हैं गवर्नमेंट वाले, तो इसका मतलब 100 रुपए का 10% कितना रहेगा, तो वो 10 रुपीज रहेगा। तो 100 रुपीज का 10% इज 10 रुपीज, तो इसका मतलब तुम्हें 100 रुपए नहीं भरने हैं, तुम्हें 110 रुपए भरने हैं, 10 रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं। इसका मतलब तुमने 10 रुपए वैट, मतलब 10 रुपए सेल्स टैक्स ऐड किया है उसमें। तो बस जो भी अपना बिल अमाउंट बनता है उस पे परसेंटेज निकालोगे और उसको टोटल बिल अमाउंट में ऐड करके तुम्हारा फाइनल प्राइस आएगा। तो इस तरीके से हमारा सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। कस्टमर्स पे वैट टू द शॉपकीपर, गवर्नमेंट कलेक्शन फ्रॉम द शॉपकीपर, सो इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट। तो ऐसा भी नहीं है कि दुकान वाले खुद ही करते हैं अपने फायदे के लिए, ऐसा नहीं है कि जो भी हम लोग वैट पे करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, तो उसको हम लोग तो शॉपकीपर को ही देते हैं, ऑफकोर्स सीधा गवर्नमेंट को आगे तो देते नहीं है। तो इसलिए वो जो टैक्स हम लोग देते हैं वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। वो उसके प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि उसको पे करना ही है, हर महीने या फिर हर साल गवर्नमेंट आती है टैक्स मांगने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इस पे एग्जांपल में कराता हूं ताकि तुम लोग अच्छे से क्लियर हो जाए ये सेल्स टैक्स का चक्कर क्या है, ठीक है। राहुल बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। तो उसने कुछ एक एयर कूलर खरीदा है 3300 रुपीज का, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड था, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। तो इसमें वैट ऐड करने के बाद उसकी प्राइस हो गई ₹3300। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चालू करते हैं, फाइनल प्राइस इज ₹3300, ठीक है।
ये वैट ऐड करने के बाद आफ्टर वैट वाज एडेड भी लिख सकते हो, फाइनल प्राइस आफ्टर वैट वाज एडेड, ठीक है। और वैट परसेंट कितना है, देखो वैट परसेंट तो ये है 10%, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, चलो तुम्हारे इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं, तुम लोग देखते जाओ बस। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस मतलब वैट का ऐड होने से पहले जो प्राइस था उसको हमने x मान लिया, ठीक है। और जो कि निकालना है, देखो फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड, तो इसी को मैंने मान लिया x है। तो जो वैट लगता है देयरफॉर वैट चार्ज्ड या फिर जो भी सेल्स टैक्स ऐसे लिख सकते हो, वैट चार्ज्ड इज इक्वल टू, देखो टैक्स परसेंट कितना है, तो वैट परसेंट इनटू रुपीस ओरिजिनल प्राइस। तो हमेशा जो भी लगता है वो ओरिजिनल प्राइस पे लगता है वैट, जैसे कि कॉस्ट प्राइस पे वो लगता है ना, सेम इसी तरीके से वैट भी ओरिजिनल प्राइस पे लगता है। तो देखो वैट चार्ज कितना हो गया, तो वैट चार्ज इज इक्वल टू वैट परसेंट कितना है, तो वैट परसेंट है हमारे पास 10%, तो 10% ऑफ x दैट इज 10/100 इंटू x, या फिर ऐसे लिख सकते हो x/10, ठीक है। देयरफॉर अब जब ये जो प्राइस है ये रुपीस में है एक्चुअल में, ठीक है, ₹x/100, ये जो वैट चार्ज है कि टोटल जो ओरिजिनल प्राइस थी यानी ₹x पे हमने x/100 और वैट चार्ज ऐड किया है। देयरफॉर फाइनल प्राइस आफ्टर वैट वाज एडेड इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, जो भी ओरिजिनल प्राइस था, प्लस वैट चार्ज्ड, तो जितना भी वैट चार्ज हुआ है वो प्लस ओरिजिनल प्राइस। लेकिन फाइनल प्राइस तो हमें पता है 3300 है, इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस है x और वैट चार्ज कितना है हमारे पास x/100। बस इसको सिंप्लीफाई करो, 3300 इज इक्वल टू एलसीएम x/100, देख सकते हो यहाँ पे 100x आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100x प्लस x विच इज 101x/100। बस यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3300 इंटू 100/101। तो जो भी वैल्यू आएगी इसको तुम निकाल सकते हो अच्छे से खुद के मेथड से। 3 से मेरे ख्याल से जा रहा है क्या नहीं, जो भी है चेक कर लो एक बार अच्छे से। तुम्हें अभी डिवीजन करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डिवीजन कर लेता हूँ। 33 4 जीरोस है, डिवाइड बाय 101, ठीक है। तो 101 और 3 जा 303, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 27 बचा, 270, तो ये बच जाएगा 2, तो 202, यहाँ पे 68 बचा, ठीक है, 68 680, तो फिर उसके बाद कितना 680 मतलब 606, तो ये बन रहा है कितना 74 740 707 माइनस 33 330.3303, तो 3267.3। मतलब ओरिजिनल प्राइस जो आर्टिकल का था वो था रुपीस, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। ₹3267.32 अगर कैलकुलेट करते हो और आगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस का आर्टिकल का जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 3267.32 पैसे। लेकिन जब वैट लगने के बाद उसका फाइनल प्राइस जो हुआ वो हुआ 3300 रुपीज। तो तुमने कितना वैट पे किया है तुम वो भी देख सकते हो। तुमने वैट पे किया है तो देखो यहाँ पे 3200 है, यहाँ पे 3300 है, यहाँ पे 3267 रुपीज है। इसका मतलब तुमने पे किया है तो वो पे किया कितना 32.67 तुमने और एक्स्ट्रा पे किए हैं, वो है वैट चार्ज जो कि गवर्नमेंट की तरफ जाने वाला है। तो इस तरीके से सब क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैंने बोला था कि 2 मेथड से बताऊंगा, तो उस यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा है। आप परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400, ठीक है। तो ₹5400 में हमने परचेज किया है उसको, यानी उसका फाइनल प्राइस है देखो इंक्लूडिंग 8% वैट, तो फाइनल प्राइस जो है वो है 8%, सॉरी फाइनल प्राइस जो है वो है ₹5400, ठीक है। इसका फाइनल प्राइस है 5400 और वैट परसेंट कितना है, वैट परसेंट तो वो है हमारे पास 8%, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो क्या करना है तुम्हें, देखो यहां पे तुम कैसे प्रोसीड करोगे देखना अभी ध्यान से। लेट द प्राइस ओरिजिनल प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, देखना मैं स्टेटमेंट्स कैसे लिख रहा हूं। ओरिजिनल प्राइस बिफोर वैट
was added b रुपीज, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या माना था, उसको मैंने x माना था, तो अभी कुछ अलग तरीके से करता हूं। x की जगह मैं बोल देता हूं 100 रुपीज है, ठीक है। मान लो कि ओरिजिनल प्राइस जो है बिफोर मतलब वैट ऐड करने से पहले ओरिजिनल प्राइस है ₹100, तो देयरफॉर फाइनल प्राइस आफ्टर वैट वाज एडेड, तो फाइनल प्राइस कितना होगा, तो पहले ओरिजिनल प्राइस ओपी लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना, ओरिजिनल प्राइस पर प्लस वैट चार्ज, तो जो भी वैट चार्ज होगा उस पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस अभी मैंने क्या माना है 100 रुपीज प्लस वैट चार्ज, तो वैट चार्ज कितना है, तो 8% ऑफ 100, क्योंकि वैट चार्ज क्या है ओरिजिनल प्राइस पे कितना परसेंट वैट लग रहा है, तो इंटू 100, ठीक है। तो देख सकते हो 0 गया, तो इसका मतलब फाइनल प्राइस आ रहा है 108 रुपीज, लेकिन हमारे पास तो फाइनल प्राइस तो 5400 आ रहा है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम इसमें यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, ध्यान से देखना। तो फॉर ओरिजिनल प्राइस ₹100, फाइनल प्राइस, या फिर ऐसे लिखो फॉर फाइनल प्राइस आफ्टर वैट वाज चार्ज इज फॉर फाइनल प्राइस ₹108, ओरिजिनल प्राइस was ₹100, ठीक है। जब 108 रुपए लग रहे हैं उसको फाइनल प्राइस, ठीक है, तब उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 रुपीज हमने माना था। तो देयरफॉर व्हेन फाइनल प्राइस इज रुपीज, कितना है फाइनल प्राइस 5400, देन ओरिजिनल प्राइस इज व्हाट, तो देखो दिस इंप्लाइज टू दिस, hence this implies to what, तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, therefore ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू, क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5400 इंटू 100 अपॉन, और इसको इससे डिवाइड करो। तो ये यूनिटरी मेथड होता है जब हमारे पास ऐसे कुछ चीजें होती है, x इज इक्वल टू वाई, ऐसा कुछ है x और y इंप्लाइज कर रहे एक दूसरे पे, ठीक है, z इंप्लाइज व्हाट। तो तुम्हें क्या करना होता है, ये जो भी चीजें हैं यहाँ पे ये पता है, तो सपोज यहाँ पे सपोज ये निकालना है, w निकालना है तुम्हें, ठीक है, तो तुम क्या करते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वो यूनिटरी मेथड होता है। तो w की वैल्यू क्या होती है, w की वैल्यू अगर निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो z इंटू वाई अपॉन एक्स। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, तुम चाहे तो इसको भी देख सकते हो। अगर मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं तो देखो, फॉर फाइनल प्राइस ₹108, ओरिजिनल प्राइस वाज ₹100, तो फॉर फाइनल प्राइस ₹1, ओरिजिनल प्राइस वाज ₹100 अपॉन 108, क्योंकि 108 के लिए 100 है, तो 1 रुपए के लिए 100 अपॉन 108 रहेगा। तो फॉर फाइनल प्राइस ₹1, ओरिजिनल प्राइस वाज ₹100 अपॉन 108, देयरफॉर व्हेन फाइनल प्राइस इज ₹5400, तो मुझे 5400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 अपॉन 108 में तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 5400 को, तो वो हमारा आएगा ओरिजिनल प्राइस, जो कि हमें निकालना है। तो बस निकालते हैं, यहां से देखते हैं, चलो तो कितना आ रहा है 108, 8 से जा रहा है, देखो ये 2 से तो जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, देखो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 जा रहा है, 4 1 जा 4, ठीक है। 8 से जा रहा है, देखो 8 1 जा 8, 8 नहीं 8 से तो नहीं जा रहा है, तो 4 से जाओ, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 27 और 35,000 अपॉन 27 डिवाइड करना है। तो मैं तो ओरली कर रहा हूं, तुम चाहिए तो लॉन्ग डिविजन से अच्छे से प्रोसीड करना। 27 1 जा 27, तो ये हो गया 8, तो 27 8 आ रहा है, तो 27 3 जा 81 होता है, तो 80 के लिए मुझे 27 2 जा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे क्या आ रहा है 27 2 जा 54, तो 80 माइनस 54 करोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा 26, तो 260 आ रहा है, तो 27 9 जा अगर निकालते हैं तो 9 7 जा 54, 7 9 जा 54, सही है ना, 7 9 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23, ठीक है, तो 234 आ रहा है, तो 234 देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, नहीं सॉरी कुछ गलत किया मैंने, 7 9 जा 63, क्या कर रहा हूं मैं, 7 9 जा 63,
9 2 18 प्लस 6 24, तो 243 आ रहा है, 27 9 जा, ठीक है। तो 243 सब्ट्रैक्ट करो इसके अंदर, तो मिलेगा तुम्हारे पास यहाँ पे 9 लिख देता हूँ पहले में, फिर क्या मिलेगा, ये हो गया हमारे पास 27, ये हो गया 1 जा 2 9, और एक और 0 बचा है, तो ये कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है 7 170, तो 170 है, तो 27 5 जा मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, फिर 6 जा हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। 27 6 जा, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 16 162, बिल्कुल सही है। तो 1296 पॉइंट, और भी देख लेना जो भी वैल्यू आ रही है तुम लोग ये तो कर ही सकते हो, बस लॉन्ग डिवीजन करना है। 35,000 को 27 से डिवाइड करो और कुछ वैल्यू जो भी आ रही है वो निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो ओरिजिनल प्राइस इसका था 1296, जबकि हमने कितना पे किया है, तो हमने पे किया है इसको 5400, कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने शायद। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, बिल्कुल सही है। 135, अरे यार 1350 था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, जो भी एक बार देख लेना, मेरे को लगा ही, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, 5400 के आसपास ही आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे बस कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तुम एक बार चेक कर लेना। 1 है यहाँ पे, 1 लिखना भूल गया था, 135,000 अपॉन 27, अब कैलकुलेट करो, तो रुपीस आएगा 27 1 जा तो नहीं जाएगा, 27 6 जा भी मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 16 162 नहीं, 27 5 जा 5 7 जा 35, 3 7 और 5 2 जा 10 और 31 35, देखो एग्जैक्टली जा रहा है, 27 5 जा, तो एग्जैक्टली देख सकते हो रुपीज 5000 जो हमारा आ रहा है वो अपना ओरिजिनल प्राइस है। तो देख सकते हो 5400 वो अपना फाइनल प्राइस था आफ्टर वैट वर एडेड, और 5000 जो था अपना ओरिजिनल प्राइस था। ये फाइनल प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस, मतलब तुम्हें 400 रुपए इस पे और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से ये सब बैट के चक्कर भी तुम लोग को अच्छे समझ में आना चाहिए। इस पे यूजुअली ज्यादा क्वेश्चंस पूछता नहीं है, मेन प्रॉफिट एंड लॉस पे ही पूछता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख लो इसको अच्छे से। आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहा हूं। होमवर्क के लिए तुम्हारा जो भी करस्पॉन्डिंग किताब है तुम उसपे से जो भी है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वैट, सेल्स टैक्स, जो भी इस पे क्वेश्चंस बेस्ड है तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास अपना क्लास लेक्चर रहेगा इसी कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, जिसमें मैं पूरा ये सब कवर करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब मैं कवर करने वाला हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो उसको बिल्कुल जरूर देखना, ठीक है। चलो फिर होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना, अगर कोई डाउट होगा कोई भी टॉपिक में, कोई भी क्वेश्चन में, तो पूछो बेझिझक मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करो, तुम लोग चाहिए तो मुझे ऑफिस में मिलने भी आ सकते हो, इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस में, ठीक है। तो तुम लोग को अगर कुछ डाउट है, कुछ टॉपिक क्लियर करना है, फिर एग्जाम के लिए कुछ पढ़ने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो तुम लोग मुझे ऑफिस में आके मिल भी सकते हो, मेरे से टाइम लेके एक बार प्रॉपरली, कि पूछ लेना कब अवेलेबल रहेंगे, तो उसके हिसाब से अपन ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग वहां पे आके अपने डाउट्स इकट्ठे लेके आना एक साथ और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।